वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे आपको। एकदम मस्त आप पढ़िएगा, सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। एक काम थोड़ा आप लोग कर लिया करें, थोड़ा सा अपने पढ़ाई को और अपने रुचि को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आप लोग नोट्स बनाया करें। नोट्स बनाएंगे तो आपका लेखन प्रैक्टिस जो होती है वो थोड़ा बनी रहेगी। कहीं एग्ज़ाम जाएंगे स्कूल कॉलेज में देने, तो वहाँ पर आपको परीक्षा में लिखने में सुविधा हो। ऐसा नहीं, आप कंपटीशन में तो आप ट्रिक करेंगे या बोला करेंगे तो काम चल जाएगा। जब मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कोई देना है, पीजी का देना है, पीसीएस का मेंस देना है, कोई आईएएस का मेंस देना है, तो उसमें लिखना पड़ता है। तो लेखन स्किल अपनी बनाए रखने के लिए आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक ना। बाकी तो हमें पता ही है कि एक ही बार पढ़ते हैं सब आपको याद हो जाता है ना। चलिए आइए देखिए, वायुमंडल इज ए कंपोजिशन ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन डियर 78%, ऑक्सीजन 20.9 है, इसको 21% मान लेंगे। और इनर्ट गैस या आखिरी गैस में आर्गन है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.033%। मान लीजिए 0.1 को 3 लिखेगा कोई बात नहीं, एक ही 3 लिखा तब भी कोई बात नहीं, 0.03% कोई बात नहीं, 2 को 3 लिख दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब डियर आप एक बात जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर गैसों का आवरण है। ये क्या है? गैसों का आवरण है। और ये जो गैसों का आवरण है मित्रों, इसी को आप कहते हैं क्या? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये जो यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसे होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये सिस्टम प्लस आपका सराउंडिंग, यानी कोई भी निकाय और निकाय के चारों तरफ उसका परिवेश। तो सिस्टम, यस से सिस्टम, यस से सराउंडिंग, यानी निकाय प्लस परिवेश, ये मित्रों बनता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। हिंदी में लिख दें, ये आपका निकाय प्लस परिवेश, ये दोनों मिल जाएगा तो बनेगा यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो कोई भी बॉडी, अगर इफ एनी बॉडी रोटेट अराउंड देयर एक्सिस, वो अपने अक्ष के चारों तरफ कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको रोटेशनरी मोशन कहते हैं, यानी घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर एक खासियत होती है कि घूर्णन गति तो करती भी है और स्थान को धीरे धीरे क्या करती है? परिवर्तन करते करते। आपने देखा होगा डियर, ऐसे आप लोग बचपन में बहुत खेले होंगे, ऐसे घुमरी परैया, हाँ डियर, ऐसे खूब आपका कर दीजिए 5 मिनट, और फिर आंख मूंद लीजिए प्रेमचंद, फिर क्या होगा? एकदम गिर जाएंगे। ऐसे हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। अच्छा देखिए, बचपन का जो जीवन होता है बिल्कुल एक अजनबी होता है, एक अनोखा होता है, एक बिल्कुल मतलब बचपन का तो कोई जवाब ही नहीं है। बचपन की सारी एक्टिविटी को जरा सोचिए। इसलिए कभी भी आपका कोई बच्चा प्रेमचंद अगर खेलता है, मतलब आपका तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मतलब आप अपने पर ही मत समझिएगा, मतलब पूरे समाज में किसी का भी बच्चा अगर खेलता है तो उसको खेलने देना चाहिए। डियर थोड़ा सा उसको समय समय पर खेलने देना चाहिए। बच्चे का जब समय आएगा तो पढ़ भी लेगा, अच्छा पढ़ेगा। तो बचपन में जब कोई बच्चा खेलता है तो खेलने देना चाहिए, क्योंकि बचपन हुआ आपका, फिर दोबारा आपका चाइल्डहुड आपका नेवर केम बैक इन योर लाइफ इन एनीबॉडी, किसी के भी जीवन में हुआ दोबारा केम बैक नहीं होता है।
तो मित्रों आप समझ रहे होंगे ये पृथ्वी, लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो कोई भी चीज अगर रोटेट करती है तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक बल आपका केंद्र की ओर खींचता है, उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। एक दूसरा केंद्र से बाहर खींचता है, उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। दोनों बराबर होते हैं, बस दोनों बराबर होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होता है। अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर, अपकेंद्र बल दूर करता है, उसको आपका बाहर करता है। जो दही मटते हैं ना, तो जो मस्का निकलता है ना, वो अपकेंद्रण के सिद्धांत से निकलता है। आप उसको ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो मस्का जो बाहर की ओर निकलता है। एक वो बात बताएंगे प्रेमचंद, अगर आप लोग तो यादव हैं, यदुवंशी हैं, दूध तो आप लोग क्या बहुत होता होगा। और एक चीज जरा देखिएगा, पृथ्वी को जो अंदर की ओर खींच करके रखता है, ये आपका खींच करके रखता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल जो होता है ना, उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच करके रखती। अच्छा, ये खींच करके रखने में सबसे आम भूमिका निभाता है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। अब पलायन वेग आप जान चुके हैं, पलायन वेग इसके वेलोसिटी v करके लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है 2g re होता है, बस यही फार्मूला है फिजिक्स का। लिख दिया, एकदम पूरा नंबर मिलेगा। और इसका मान कितना होता है पृथ्वी पर? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब मित्रों एक और बात जानिएगा, एक पलायन वेग का मान हर एक प्लैनेट पर अलग अलग होता है। क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि आप जानते हैं, डू यू नो, कि हर प्लैनेट का अपना एक अलग रेडियस होता है, एक अलग उसका स्मॉल जी की वैल्यू। क्योंकि कोई प्लैनेट बड़ा है या छोटा है, छोटा होगा रेडियस छोटा होगा, बड़ा होगा रेडियस बड़ा होगा। तो हर प्लैनेट का अपना एक रेडियस होता है। और जी का मान भी आपका, मिस्टर गोरख आप बता देंगे जी के मान के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? स्मॉल जी। डियर, कैपिटल जी एम बटे आर ई का वर्ग होता है मित्रों। यह वह फार्मूला है जिससे स्मॉल जी कैलकुलेट करते हैं। तो बाबू कैसे कैलकुलेट किए हो जरा देखो। एक तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। और यह आपका पूरे वर्ल्ड में सभी प्लैनेट पर क्या रहता है? एक समान रहता है। ME मास ऑफ अर्थ। बताओ पृथ्वी को किलो की है? 6.0 × 10⁻24 kg। सिंपल है, नहीं समझे? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम। बस आपको लग रहा है, जरा खोल के देखिए 24 को 0, अरे दिमाग खराब हो जाएगा काउंट करते करते। अब बहुत बड़ा द्रव्यमान है डियर, हल्के मत लीजिएगा। और ये नीचे आपका RE का वर्ग है, तो रेडियस का वर्ग है। तो हर प्लैनेट पर जाएंगे तो उसका अलग रेडियस होगा, अलग उसका मास होगा। ये तो आपको पता है कि ये तो पूरे वर्ल्ड में सभी प्लैनेट में, पूरे ब्रह्मांड में ये आपका एक समान होता है कैपिटल जी। तो इसीलिए हर प्लैनेट का अपना अपना स्मॉल जी की वैल्यू। और चंद्रमा और पृथ्वी के स्मॉल जी का रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, वह काम भी आता आपको बार बार। ये आपका GEM लिख देते हैं, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन एट मून। ये आपका पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है ना, उसका बटे 6 होता है। ये आप इसीलिए आपका 6 से भाग देके आप बता देते हैं कि ये आपका पृथ्वी पर अगर कोई बॉडी इतना किलो की है तो चंद्रमा पर उसका कितना किलोग्राम भार होगा? आराम से बताएंगे आप। विश्व ओजोन दिवस, ये आपका 100% ज्यादातर पूछा जाता है।
विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुत सारा आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में आपका कराए जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध आपका ओजोन परत संरक्षण से है। तो मॉन्ट्रियल जो स्थान है कहाँ है? कनाडा में। बहुत अच्छा डियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो जितना पढ़ेगा बाबू, पढ़ाई को सिर्फ आप नौकरी के लिए मान के ना पढ़े, पढ़े आप खूब पढ़े। क्या करें बताइए? पढ़ाई को डेर प्रेशर लेके ना पढ़े आप, कार इतना हो गया, 2 महीना हो गया नौकरी नहीं मिली, 3 महीना हो गया, ऐसा नहीं। आप नेचुरल पढ़े। एग्ज़ाम देना है आपको, एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें। हर स्टेटों में अलग अलग फॉर्म निकलता है आजकल। आजकल डियर इतना फॉर्म निकलता है लोग जान नहीं पाते। आए दिन नेट पर फॉर्म आता है, सब पता ही नहीं चलता है डियर। हजारों हजार लोग तो फॉर्म जान ही नहीं पाते कब कौन निकला। तो इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए आप एक माहौल में बने रहें, बच्चों के माहौल में, बच्चों के साथ किसी सिस्टम में लगे रहें, तो आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ये आपका पृथ्वी है। आप पृथ्वी के पास जो पहला मंडल होता है, ये आपका क्षोभ मंडल होता है। तो इसको जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है, इसको आप परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? परिवर्तन मंडल। क्यों कहते हैं इसको परिवर्तन मंडल? क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती। कभी चक्रवात का आना, कभी तूफान आना, कभी वर्षा होना, कभी आंधी आना, कभी बर्फबारी पड़ना, माने बहुत सारी मौसम संबंधी घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए इसको परिवर्तन मंडल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर गैसों की बहुत सारी सघनता होती, यानी गैसों की सघनता यहाँ पर क्या होती? ज्यादा होती। गैसों की सघनता यानी आपका गैसों की जो डेंसिटी होती है वह सबसे हाई होती। ये जो दूसरा लेयर है यह समताप मंडल का होता है। समताप मंडल का इसका जो रेंज होता है वह 50 किलोमीटर तक होता है। इसका आपका 8 से 18 किलोमीटर के आसपास होता है। औसत तो इसका 14 ही लेते हैं। और ये इसी में आपका ओजोन की परत, जो आपका ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसका रेंज होता है 30 किमी से 40 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, ये यूवी किरणों को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषित कर लेता है। अब यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेस नहीं आ पाती, और यदि अल्ट्रावायलेट रेस धरती पर आती तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है गोरे लोगों, खास तौर पर जिनकी स्किन जो है पतली होती, उनको ज्यादा हार्मफुल होता है। अब काले लोग जो होते हैं उनके स्किन में क्या पाया जाता है? हाँ, मेलानिन पाया जाता है। ये आपका यूवी किरणों को डिस्ट्रॉय करता है। अब ऐसे डियर गोरे लोग जो भारत में है ना, उनकी स्किन मोटी होती है डियर। ज्यादातर जो पतले लोग हैं, अरे गोरे लोग हैं, जैसे अंग्रेज है ना, तो उनका जो स्किन होता है एकदम बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। तो उनके बॉडी में इजिली आपका यूवी किरणें आसानी से बॉडी में इनसाइड चली जाती है। इसलिए खतरा उन्हीं को, भारतीयों को कोई खतरा नहीं। और डियर इसके बाद है ये आपका मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो होता है डियर, ये 80 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 80 किलोमीटर। सबसे लो टेम्परेचर जो होता है वह किसका होता है? मध्य मंडल का सबसे लो टेम्परेचर। इसके बाद डियर आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है कौन? आयन मंडल। आयन मंडल का जो लेयर होता है ना, वो 800 करीब 800 नहीं है,
640 किलोमीटर तक होता है, 640 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद डियर आपका बहिर्मंडल होता है। आपको पता होगा सबसे आखिरी मंडल जो होता है वो बहिर्मंडल होता है। तो जो बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल, इसका जो है विशेषता ये होती है कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे अधिक ताप एकदम इसमें आने के बाद कोई भी चीज बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो सबसे अधिकतम टेम्परेचर आपका बहिर्मंडल का पाया जाता है, सबसे लो टेम्परेचर क्या पाया जाता है, मध्यमंडल का। और टेम्परेचर में वेरिएशन सबसे मैक्सिमम किस मंडल में मिलता है, अंशिका सिंह आप बताएं। टेम्परेचर में वेरिएशन माने होता है बच्ची आपका परिवर्तन, उतार चढ़ाव, परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए आपके नाम ही लिखा हुआ है इसका परिवर्तन मंडल, जो कि आपको पता है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। उसके बाद ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे ऐसे ही आपका प्रति 165 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, ऐसे घटता ही जाता है। और ये एक्टिविटी लागू होता है सिर्फ कहाँ तक, क्षोभ मंडल तक। इसके बाद समताप मंडल में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े और एक बात और जानिएगा डियर, एक बात और जानिएगा, ये GSLV और PSLV दो प्रकार के संचार सैटेलाइट होते हैं। तो मित्रों GSLV जो होता है, GSLV ये आपका बहिर्मंडल में, आप PSLV संचार उपकरणों को छोड़ा जाता है किस मंडल में, आयन मंडल में। और जो उल्का पिंड है, और मित्रों आयन मंडल में कास्मिक किरणें, एक कास्मिक किरणें आपका किस मंडल में पाई जाती है, कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इनका भी, तो कास्मिक किरणें आयन मंडल में पाई जाती है। इन्हीं के कारण आपका कोई भी उल्का पिंड जब आता है तो आयन मंडल में क्या हो जाता है, जल जाता है। इसलिए जल जाता है तो दिख जाता है, इसलिए उल्का पिंड को बोला जाता है उल्का पिंड। वो आपका किस मंडल में उनकी उत्पत्ति, मतलब वो आएंगे जलेंगे तो दिख जाएंगे, तो दिखने के कारण बोल दिया जाता है उल्का पिंड आपका का रिलेशन किस मंडल से हो, तो आयन मंडल से। आप बताइएगा। और आयन मंडल में रेडियो तरंगे भी परावर्तित होती है। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे मित्रों, रेडियो तरंगे। अब इनका भी अलग अलग रेडियो वेव आपका 4 प्रकार के हैं। रेडियो वेव आपका 4 प्रकार के हैं। एक DEFG, देखिए ध्यान से, एक DEFG। अब सबसे लो फ्रीक्वेंसी होगी, तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी रिपल होती है कहाँ से, D से। मीडियम फ्रीक्वेंसी की अगर तरंगे हैं तो वह आपका E लेयर से परावर्तित होती है। और F और G से कितना भी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी की तरंगे होंगी वह सब उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड वेव है तो वह डियर दूर जाएगी या कम दूरी ट्रेवल करेगी। माने फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस से कैसा रिलेशन, इनवर्सली या डायरेक्टली, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा भी क्लियर कर दें। देखिए लो फ्रीक्वेंसी सही बताएं, गोरख सही बताएं। लो फ्रीक्वेंसी होगा तो वो हाई डिस्टेंस जाएगा, लंबी दूरी तक जाता है। लो फ्रीक्वेंसी लंबी दूरी तक, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट दूरी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे, नहीं समझे, डीजे बजता है गांव में, डीजे, तो डीजे जब बजता है तो वह इतना तेज आवाज करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो दूरी है ना वह ज्यादा दूर नहीं जाता है, वो आपके पास में रहेगा, लेकिन उसके पास जाएंगे तो आपकी शरीर हिलने लगती है, आप ही को हिला देगा, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी लेकिन दूरी क्या है, लो।
और लो फ्रीक्वेंसी की कोई चीज़ कोई मधुर से गा रहा है, बहुत दूर चला जाता है। देखा होगा कोई मधुर गाता है तो बहुत दूर तक जाता है, कोई भाए भाए गाएगा तो कम दूरी जाता है। डियर नहीं समझे आप? समझ गया, बहुत अच्छा डियर। अब डियर देखिए 5 मंडल है, आपको पता है। तो हम नीचे जो है ना वह टेम्परेचर दिखा देंगे, ताप। नीचे क्या दिखा रहे हैं? ताप। और ऊपर जो वायुमंडल की परतें, मित्रों ये आपका क्षोभ जो है कितना है? 14 किलोमीटर। औसतन एवरेज क्या है? 14 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल की मोटाई वह बढ़ती घटती रहती, गर्मी में ज्यादा हो जाती है, ठंडी में सिकुड़ जाती है। और क्षोभ मंडल का कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदानी इलाका है, तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वह वेरिएट, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव। चलिए बहुत अच्छा। एक बात और समझिएगा, क्षोभ मंडल 14, समताप मंडल आपका 50। कितना है? समताप 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इसके बाद कौन है? मध्य मंडल। मध्य मंडल कितना है? 80 किमी। इसके बाद कौन है भैया? आयन मंडल कितना है? 640 किमी। इसके बाद लास्ट में 10,000। 10,000 क्यों लिखे? 10 के लिख देते हैं, के नहीं समझे? हम लोग का अपना चैनल भी के में चल रहा है डियर, तो के का मतलब होता है 1000। तो हम लोग का समझिए, सोचिए सब्सक्राइबर हजारों में चले गए डियर, है कि नहीं? आप हजारों में कितना प्यार आप लोगों ने दिया। ये जो हम लोग का चैनल मूव, ये आपका आजकल समझिए आपका आपके इस मंडल में एजुकेशन में बहुत अच्छा चल रहा है, समझिए आप। तो सब ये आपका जो कुछ भी है चैनल पर, सब आप लोगों के प्यार की वजह से। आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अब देखिए ये आपका बहिर्मंडल है। क्या है मित्रों? बहिर्मंडल। चलिए आपका ये हो गया। टेम्परेचर वेरिएंट देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आइए देखिए, यहाँ से -80, फिर -40, फिर आपका आगे कर लेते हैं -20। आगे मत कहिएगा कि यहाँ 40 से डिफरेंस, वो कर दिए ऐसे ही दिखाने के लिए, उतना ही मुझे जरूरत था, उतना ही मैंने किया। यहाँ पर क्या कर दिया मित्रों? 0। अब इधर प्लस कर रहे हैं 10, ये आपका 20। 10 से 20 नहीं करेंगे, 10 क्यों कर रहे हैं डियर? चलिए कर दीजिए, कोई बात नहीं, 10 की जरूरत है। 10 से 15 के बीच औसत तापमान होता है क्षोभ मंडल, करता हूँ, जरूरत था। ये आपका 40, ये आपका 80। मित्रों आप देखिएगा, ये जो देखिएगा, ये जो टेम्परेचर है ना वो डिग्री सेल्सियस में मानिएगा। किसमें? डिग्री सेल्सियस। अब सुनिए, सुनिए जरा, एक तापमान है, आपको मैंने -80 क्यों किया? क्योंकि क्षोभ मंडल का न्यूनतम तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस। 80 ले लिया, एवरेज के चक्कर में मत कंफ्यूज होइएगा, बस 40 20 ऐसे घटा के फिर इधर आपका बढ़ा दिया। आप धरती पर जो टेम्परेचर होता है 10 से 15, 10 नहीं होता है, पृथ्वी पर क्षोभ मंडल का औसत तापमान 15 के आसपास होता है। तो 15 को मतलब यहीं पर ले लें, 15 को मतलब 10 से 20 के बीच में ले लें, 15 हो जाएगा डियर। अब आपको पता है कि धीरे धीरे ये क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? कम होता है। तो बाबू उधर जाएं कि इधर आएंगे? इधर आएंगे शाबाश। और इधर आएंगे तो कितना आ जाएंगे डियर? लगभग आपका कितना पहुंच जाएगा? क्षोभ मंडल 14 किलोमीटर है, टेम्परेचर वेरिएंट 0 से थोड़ा सा माइनस में कुछ चला जाएगा, लगभग थोड़ा सा ये आपका यहाँ तक आते आते लगभग इतना आ जाता है। ये मान लीजिए क्षोभ मंडल की बात है, ये लगभग ऐसे मान लीजिए आपका क्षोभ मंडल में आपका, आपने देखा क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। ये आ गया कितना? 0 से भी थोड़ा सा कुछ कम हो सकता है। और यहीं से मित्रों आपका समताप मंडल में क्या होगा?
एकदम टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर एकदम न घटता है न बढ़ता है। इसीलिए समताप मंडल में एक ऐसी लाइन है सीधी। इसके बाद क्या होगा, फिर टेम्परेचर क्या होगा अभिषेक, टेम्परेचर मध्य मंडल में सबसे लो टेम्परेचर होता है बाबू, कितना होता है -80। भैया यहाँ लिया दीजिए 80 के सामने, ये देखिए बात समझ में आई कि नहीं, ये नीचवा देखिए -80 लिखा। तो सबसे लो टेम्परेचर होता है किसमें, मध्य मंडल में। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, एकदम बढ़ेगा धुआंधार। ये देखिए आप डियर, ये देखिए आप ऐसे ही गया आपका, ये देखिए। तो यहाँ पर कुछ बढ़ा होगा, फिर अब देखिए आप, यानी ये आपका टेम्परेचर ग्राफ होता है। आपने देखा क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में एक औसत तापमान होता है 10 से 20 के बीच, 15 ले लिया। अब 15 के बाद मित्रों क्या हुआ, टेम्परेचर आपका क्षोभ मंडल में गिरता है, क्योंकि हर कोई जानता है प्रति 165 मीटर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। आप एक क्षोभ मंडल का समताप मंडल है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, एकदम सीधे गया। फिर आपका मध्य मंडल में क्या हुआ, टेम्परेचर एकदम गिर जाता है 80। अब वहां से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, एकदम बढ़ते ही जाता है डियर, और बहिर्मंडल तक वो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि बाहर से कोई भी चीज आती है तो बहिर्मंडल में आपका जल क्या होता है, जल जाती है। बहिर्मंडल हो या फिर आपका आयनमंडल हो, आयनमंडल में कॉस्मिक किरणें होती हैं, इसलिए वहां भी आपका कोई भी उल्का पिंड आता है तो उसको क्या करता है, जला देता है। टेम्परेचर का ये आपका ग्राफ, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा डियर। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा अगला पॉइंट देखिएगा मित्रों। ये आपकी धरती क्या है, पृथ्वी। अब देखिए सूर्य से जो भी टेम्परेचर आता है, सूर्य से 100% जो ऊर्जा आती मित्रों, सुनिए ध्यान से, सूर्य से जो सूर्य आपका 100% ऊर्जा फेंकता है, उसका कितना परसेंट धरती पर आपके ऊपर आता है। और आप में भी जो गोरे होते हैं, जो काले होते हैं, इन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक सुना होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब समझते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है उसके ऊपर पड़ने वाला 100% जितना भी प्रकाश उस पर पड़ा वह पूरा का पूरा वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वो अपने ऊपर पड़ने वाला पूरा पूरा प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आज जो ऐसा नहीं होता है तो वह जो प्रकाश पड़ता है वह आपका उसको रिपल कर देता है, एक बात। दूसरी बात, प्रकाश देखिएगा, और कोई भी वस्तु जो होती है वह जितना उसके ऊपर ऊष्मा आएगी तो जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। तो काले कपड़े पहने हैं तो धूप में जल्दी गर्म होगा, लेकिन ठंड स्थान पर जाएंगे या कमरे के अंदर जाएंगे तो उतना तेजी से वह ऊष्मा क्या करता है, रिलीज कर देता है। और जो चीज़ धीरे धीरे गर्म होती वह धीरे धीरे ठंडी होती, जो जल्दी गर्म होती वह जल्दी ठंडी होती। वैसे डियर, किसी भी वस्तु का ठंडा कितनी देर में हो रही है, यानी ऊष्मीय स्कैटरिंग, मतलब ऊष्मा का जो फैलाव होता है या ऊष्मा रिलीज होना, ये उसके पृष्ठ पर डिपेंड करता है। किसी चीज का सरफेस कितना है। ये आपका सन है, क्या है मित्रों, सन। एक पॉइंट में इसको फाइनल कर दूंगा, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं है। ये आपका देखिए, अब तक आप इस चीज को नहीं जानते हैं, आप प्लीज जान लीजिएगा कि सूर्य तो आपका 100% अपनी ऊष्मा को रिलीज करेगा, सूर्य रिलीज करेगा 100%। धरती पर मान लीजिए आपका ये छोटू है और ये आपका छोटिया है, दोनों। अब इन तक आपका कितनी ऊष्मा पहुंची इसका आकलन करते हैं। 100% सूर्य भेज दिया। अब मान लीजिए बादलों का क्या फायदा है। तो मित्रों ये बादल है, ये आपका ये बादल है आपका, ठीक है। अब क्या होगा डियर, समझिएगा जरा। बादल जो होता है ये ऊष्मा का 14%, बादल जो होता है ये बादल क्या है मित्रों, बादल
ये बादल। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो उष्मा इसने भेजा 27% इसकी उष्मा बादल रिपल कर देता है, वापिस कर देता है। यानी 27%, ये 27% जो इसकी उष्मा होगी, ये आपका कितना परसेंट, 27% ये आपका परावर्तित कर देता है। सूर्य द्वारा आने वाली जो उष्मा होती है उसको बादल जो होता है वो 27% वापस कर देता है। लेता कितना है डियर, 14%। यानी ये जो है 14%, सूर्य की जो उष्मा होती है 14% को स्वयं आपका सोख लेता है। 14% क्या करता है, स्वयं अपने सोख लेता है। 14% ये आपका शोषित कर लेगा, क्या कर लेगा, शोषित कर लेता है। अब जरा देखिए, और इसके बाद मित्रों अब यहाँ आसमान में इन सबों के ऊपर आपका धूल के सब कण होंगे, एयर पार्टिकल, धूल के कण। ये धूल के कण और एयर पार्टिकल ये भी सब जो है 6% और कुछ एयर पार्टिकल 2%, ये भी उष्मा जो है धरती पर जाने नहीं देते। 6% और 2%। अब डियर ये सब आपका, और इसके बाद डियर उष्मा जो होती है आप इसको मिलाएंगे, टोटल अगर काउंट करेंगे कितना परसेंट पहुंच रहा है जरा देखिए तो, मिलाएंगे आप देखिए 35% जो उष्मा होती है वह सूर्य अपना वापस ले लेता है। 35 कैसे हुआ बच्ची जरा बताइएगा, 27 6 33 2 35% वह खुद ले लिया। अब बाबू 14% क्या हुआ, एक क्लाउड एब्जॉर्ब किया। इसके बाद जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 49। तो मित्रों ये जो 49% उष्मा होती है वह सूर्य की बेकार चली जाती है। अब मित्रों हाई जो छुट्टियां हैं इन तक उष्मा सूर्य जो भेजा है उसका सिर्फ 51%, कितना 51% ही उष्मा आपका धरातल पर पहुंच पाता है। तो मित्रों अनअर्थ सूर्य द्वारा जो उष्मा रिलीज किया जाता है उसका सिर्फ पृथ्वी पर कितना परसेंट पहुंचता है, 51%। जो बादल होते हैं, सोचिए बादल को हटा लीजिए, बादल हटा लीजिए ना, देखिए क्या हालत हो जाएगी। इसलिए मित्रों यही होता है जब आसमान से बादल हट जाते हैं, जो ही बादल हटा एकदम देखा होगा आपने, महसूस किया होगा आसमान में बादल का कितना रोल है। बादल देखिए आपका 27% को तो वह परावर्तित कर देता है और 14% को वह एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद 6% और 2% ये सब धूल और एयर पार्टिकल आपका वो वापिस कर देते हैं। अब जो बच गया वो 51%, 51% आपका उष्मा वही आपका धरती पर आ पाती है। अगर डियर कहीं आपका पूरा अगर बादल ना होता तो फिर 27 और 14 प्रेमचंद हुआ जाता, सब टोटल कितना आपके पास, फिर आपके बॉडी टेम्परेचर का क्या हाल होता है। सोचिए आपका जून के महीने में, आपका जून के महीने में बादल होता है, नहीं होता है। जून के महीने में, जून से थोड़ा पहले वही मई जून हुआ जब तक आपका मानसून नहीं आ जाता है, आसमान में बादल होता ही नहीं। तो बादल नहीं होता तो जब खड़ी धूप होती है जिस समय आपका पूरा सिवान एकदम सूखा होता है, उसमें देखा होगा पूरा मैदान एकदम कैसा होता है, एकदम जलता है। तो रीजन होता है कि वह पूरा का पूरा उष्मा आता है और उसमें 6 और 2% 8% ही वो रिलीज होता है, वह वापस लौटता है। लेकिन क्लाउड होता है, क्लाउडी मौसम में आपका सिर्फ 51% ही उष्मा आपका धरातल पर आ पाती है। इसको याद रखेंगे आप, क्लियर रखें। जय हिंद।